हेलो फ्रेंड्स, द गोल्डन एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्व पेपर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि पूर्व परीक्षाओं पर आधारित है और अक्सर ये प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस एक शासक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? शाहजहाँ के समय में। किसके समय में? शाहजहाँ के समय में। ठीक है। मुगल शासक शाहजहाँ के समय उसके विद्वान पुत्र दारा शिकोह ने स्वयं था काशी, जो कि वाराणसी में, ठीक है, के कुछ संस्कृत विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है। भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख किसके हैं? अशोक के हैं। किसके? अशोक के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के महान कवि थे। कौन थे? मध्यकालीन भारत के महान कवि। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है, परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है। किसके सिद्धांत पर? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप में मुख्यतः फाइबर ऑप्टिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक का? फाइबर ऑप्टिक तकनीक का। यह पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण। रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन सेट को सिग्नल संप्रेषित करने के लिए मुख्यतः अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है? पुराणों की कुल संख्या 18। कितनी? 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। क्या होता है? प्राचीन आख्यान। इससे राजाओं की वंशावलियों के बारे में तथा तत्कालीन समाज, धर्म, तीर्थ, भूगोल इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? पुराणों से। अगला प्रश्न है, एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद का है? महाराष्ट्र में। ठीक है। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन मंदिरों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। यह अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी। कहाँ? दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? भारत पाक बगलियार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। और ये चेनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में। ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। कौन सी? सैंडल पीक। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में, कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान द्वीप में दिगलीपुर के निकट स्थित सैंडल पीक इस द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। कितनी? 732 मीटर। ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है। तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भावना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की।
इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया। किसके द्वारा? सोहनसिन भावना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सोहनसिन भावना के। और इसी पत्रिका के नाम पर गदर आंदोलन का नाम पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अध्यक्ष बनाने के बाद देशनायक की उपाधि दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ठीक दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी को अच्छे से याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।